So this is orientation program, as you know. Basically, this project for creating model GP cluster program, it's an action research project. It is a phase 2. Phase 1 action research project we started in the year 2019. NIDPR started in 2019 in 5 states. Okay, Chhattisgarh, Jharkhand, Assam, West Bengal, Maharashtra. But this program we started with the help of some corporate sectors like Mission Samriddhi, FES, Foundation for Ecological Security. So there we covered more than 500 Gram Panchayat, spreading over 55 clusters. Then these corporate sector people, or you can say NGOs, they recruited their manpower, the young fellows, they were there in the field, in the selected clusters. So by seeing our performance, when the ministry people they visited the clusters of Jharkhand and Maharashtra, they were quite impressed. उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. So all ministry again suggested that NIDPR can submit another project proposal in that way. So on the basis of that suggestion, again we submitted a proposal, and it was accepted, it was approved in the CEC, Central Empowered Committee of MOPR, in the year 2020, April 2020. The basic idea is to cover 250 clusters. As you know, cluster में जैसा हम लोगों का जो ग्राम पंचायत का साइज है, उसको हम देखने से एक क्लस्टर में एक ग्राम पंचायत भी आ सकता है, मोर देन 1 ग्राम पंचायत भी आ सकता है, क्योंकि हम जो सिलेक्शन किए हैं, जो क्राइटेरिया रखे थे क्लस्टर के लिए, उनका जो क्राइटेरिया था 10 to 25,000 पॉपुलेशन कैप, मतलब एक क्लस्टर में 10 to 20,000 लोग होना चाहिए. So in total around 167 young fellows they join in 167 clusters. Most important जो position है वो है beacon पंचायत leaders. It's a very important component of project for creating 250 model GP clusters. And जो beacon पंचायत leaders हैं, basically if you study the project design, approved project design, इनका role जो है, they have to motivate, they have to encourage the elected representatives and functionaries of the ग्राम पंचायत. This is basic idea. आप जानते हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का, इसमें हम कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव में जो है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है टू डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नेसेसिटी, स्कोप एंड एरियाज ऑफ इंटरवेंशन. मैं अभी जो बता रहा था, पंचायत का विकास के लिए ग्राम पंचायत को इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. तो इंस्टीट्यूशनली स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्पेशल इंटरवेंशन होना चाहिए, नेसेसिटी क्या है, स्कोप क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और उसको हम कैसे जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हिसाब से कैसे उसको हम डेवलप कराएंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नंबर 1. नंबर 2, हम तो हर टाइम चाहते हैं ग्राम पंचायत को जेंडर जस्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाने के लिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाने के लिए. लेकिन वो बनाने के लिए क्या क्या स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसका मेथोडोलॉजी क्या है, स्टेप्स क्या है, तो वो सब इम्पोर्टेंट है. उसको हम जानेंगे वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम माध्यम से. और एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी हम करेंगे, जो प्लान बनाते हैं, जो एक्टिविटी लेते हैं, उसका हम एविडेंस बेस्ड करना चाहिए. ठीक, एविडेंस मतलब तथ्य बेस्ड. मतलब जैसे आप देखेंगे आपका जो मिशन अंत्योदय सर्वे से हमको पता चलता है, जो गैप रिपोर्ट लेने से हमको पता चलता है कौन सा सेक्टर में गैप्स है. तो वो गैप्स हमको पता चलने के बाद वो सेक्टर को हम कैसे फिलअप करेंगे, वो गैप को फिलअप करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज लेंगे. टेक फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हमको पता चला बहुत सारा गैप्स हैं जो मिशन अंत्योदय गैप रिपोर्ट से, तो हम एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारा एक्टिविटीज ले लेंगे जीपीडीपी में वो गैप को मिनिमाइज करने के लिए. सो दिस इज नथिंग बट एविडेंस बेस्ड प्लानिंग. क्योंकि आप लोग जाएंगे, आइडिया नहीं होने से ग्राम पंचायत विजिट करेंगे तो कंप्लीट आइडिया नहीं होने से प्रॉब्लम होगा. तो इसीलिए वी हैव टू हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट्स. Then to guide the beacon panchayat leaders, what kind of
मोटिवेशनल सपोर्ट यू कैन एक्सटेंड टू द ग्राम पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसका पर भी हम चर्चा करेंगे। देन आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत का विकास के लिए, ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पंचायत लीडर्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसका ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो लाइक दिस विल प्रोसीड, देयर आर सो मेनी टेक्निकल सेशंस, okay, and interestingly I contacted additional secretary of MOPR, okay, he has agreed on 2nd, tomorrow around 4:30 he will be joining, he will be addressing, and today around 11:50 12 o'clock डायरेक्टर जनरल ऑफ NIDPR फास्ट वीडियो आप लोग देखे हैं तो वो भी आएंगे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, he will be here up to I think 12:30. very slowly we can go deeper into the प्रोजेक्ट का जो डीपर एरियाज है, जो निटी-ग्रिटी है, उसको हम स्लोली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जैसे ये डॉक्टर रंजन बता रहे थे और दिलीप पाल जी भी आपको बताएंगे, शायद भी बताए होंगे और भी आगे बताएंगे, तो ये दो हमारे पिलर है इस कार्यक्रम के, तो इनके बल पे ही ये कार्यक्रम चलता है। तो एक अपने मिशनरी जील से ये लोग काम करते हैं कि ये प्रोग्राम को, ये प्रोजेक्ट को, इसको सक्सेसफुल करें, इसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकें, ताकि देश में एक उदाहरण बने, एक मॉडल बने, जिससे कि एक उद्यम का उत्पन्न हो सकता है, जिससे एक पंचायत को देख कर दूसरे पंचायत अपने आप को सुदृढ़ बना सकेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकेगा। तो यही इसका उद्देश्य है कि एक डोमिनो इफेक्ट अंग्रेजी में कहते हैं, तो डोमिनो इफेक्ट एक को देख करके दूसरा अपना आप करना शुरू करता है। तो हर क्षेत्र में इस तरह का कार्य चलता है। बच्चे भी एक दूसरे को देख के अपना बिहेवियर मोल्ड करते हैं, अपना प्रवर्तन मोल्ड करते हैं। फार्मर देखिएगा, वो भी अगला जो खेती कर रहा है उसको देख के अपने आप को मोल्ड करता है। बिजनेस वाला भी दे सी others in the villages etc. and take to that particular trade, that particular activity. So simulation, emulation is part of human behavior, and that's one of the things that they want to accomplish in this project, to create a domino effect among the panchayats, seeing each other, learning from each other and becoming stronger. And that's what they mean to say by way of creating beacon panchayats. एंड आप सारे लोगों को बीकन पंचायत लीडर के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया, ताकि और पंचायतों को आप लोग मोटिवेट कर सके, और पंचायतों को आपको उनको सिखा सके किस तरह से वो अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं, अपने उनके गवर्नेंस को खुद किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जो अभी अंजन कुमार मांझा कह रहे थे कि मैं कुछ अमेरिका में भी कुछ दिन पढ़ा, यूनाइटेड किंगडम यूके में भी कुछ दिन मेरा पढ़ाई हुआ था, तो मैंने वहाँ पे जो देखा है विदेशी देशों में कि वहाँ पे क्या होता है कि कितने लोग, कुछ एक पोल कभी क्या आता है कि कॉमन मैन के क्या कंसर्न्स है, क्या उनके विचार है, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। तो उस पोल में कई बार ये देखने को मिला कि लगभग 80 से 90% लोग लोकल इश्यूज पे एम्फेसिस देते हैं, स्टेट इश्यूज पे शायद 10% का जिससे जोर देते हैं, नेशनल इश्यूज पे मुश्किल से 5% का देते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज पे 1-2% का ही वो जोर देते हैं। तो मुख्य तौर पे जो लोग अपने कार्यकलाप में, दैनिक कार्यकलापों में जो लोकल इश्यूज है, लोकल इश्यूज पे ही उनका फोकस रहता है। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे आमने सामने क्या हो रहा है, हमारे गांव में और अगल बगल के गांव में क्या हो रहा है, इसी में लोगों की रुचि है, इसी में लोगों की इंटरेस्ट है। क्योंकि वहां के जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं काफी कुछ कर सकते हैं उनके उत्थान के लिए, उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो लोग जानते हैं कि हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सिस्टम है, तो जो भी समस्या उत्पन्न होता है उस समस्या का समाधान भी निकालने के लिए सक्षम है। तो उस तरह का सक्षमता शायद हमारे लोकल पंचायतों में, लोकल बॉडीज में नहीं है,
इसलिए हमारे हमारे लोकल जो समस्याओं पे इतना एम्फेसिस नहीं है जितना हम लोग एम्फेसाइज करते हैं स्टेट इश्यूज पे और नेशनल इश्यूज पे। हालांकि हम गांवों के देश है, लगभग 6 लाख से ज़्यादा हमारे पास गांव है, 6,50,000 के आसपास गांव है, फिर भी हम अपने खुद के गांव पे इश्यूज पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते जितना कि हम लोग स्टेट इश्यूज पे और नेशनल इश्यूज पे ध्यान देते हैं। तो इसका जैसे बता रहा था कारण ये हो सकता है कि हमारे लोकल गवर्नेंस सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग और सुदृढ़ नहीं है। हालांकि अब 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट पास हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है कि थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट हमारा रहेगा, तो 3 स्तर के गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पंचायतों का है, तो काफ़ी सोच समझ के इसको बनाया गया है, क्योंकि कई समस्याएं जो लोकल स्तर पे जो सॉल्व किए सकते हैं तो वो मतलब पेक्यूलर समस्याएं होते हैं, लोकल इश्यूज पे आधारित वो समस्या होते हैं। जो लोकल इश्यूज पे आधारित समस्याओं का समाधान भी लोकल ही सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं। स्टेट लेवल पे कोई व्यक्ति बैठ करके उसका समाधान नहीं निकाल सकता है, नेशनल लेवल पे बैठ के उसका समाधान नहीं निकाल सकता है। उसके लोकल इश्यूज के लोकल जो हमारी समस्या है वहीं पे समस्या उसका समाधान भी निकालना सबसे उचित है। इसी को कहते हैं सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल। जिस स्तर पर समस्या उत्पन्न होता है उसी स्तर पे उसका समाधान निकलना चाहिए। जिस स्तर पे, जिस न्यूनतम स्तर पे हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसी न्यूनतम स्तर पर हमें सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। वही सबसे एफिशिएंट रहेगा इकोनॉमिकली भी, इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोविजन कैपेबिलिटीज आल्सो। तो सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है। कई स्टेट अपने जो पावर है, जैसे कहते हैं कि पंचायत के पार्लेंस में फाइनेंसेस, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, इनके डेवोल्यूशन को पंचायतों तक स्टेट्स ने नहीं दिया है। जो फाइनेंसेस है, फाइनेंसेस भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, धनराशि की उपलब्धि नहीं करा पाए हैं, और जो फंक्शंस है, जो कई चीज़ें 29 सब्जेक्ट्स जो डिवॉल्व है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वो उन चीज़ों को पंचायत तक देना था और पंचायत खुद ही अपने सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे उनको चलवाने थे 29 सब्जेक्ट्स। और 29 सब्जेक्ट्स अभी भी कई सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स स्टेट के कार्य क्षेत्र में ही है, पंचायतों तक उनका डेवोल्यूशन नहीं किया गया है। उसी तरह से कई फंक्शनरीज है, जैसे स्कूल टीचर है, हेल्थ वर्कर्स है, इन सारे लोगों फंक्शनरीज का भी कंट्रोल पंचायतों तक, लोकल बॉडीज तक पहुंचाना इनका 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का उद्देश्य हुआ है। लेकिन ये हो नहीं पाया है। कई स्टेट्स ये कहते हैं कि भाई इनको करने देने से भी, धनराशि पंचायतों को उपलब्ध करवाने से भी, फंक्शनरीज और फंक्शंस को भी हम लोग पंचायतों तक देने से भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, उनमें क्षमता नहीं है, उनमें कैपेबिलिटी नहीं है। कोई ना कोई काम करने वाला हो, स्टेट वाले तो काम करे या पंचायत काम करे। जब जिसके पास क्षमता नहीं है, जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, पंचायत जैसे है, उनको ये सब्जेक्ट डिवॉल्व करके फाइनेंसेस देने से क्या फायदा। अब लोगों को जो भी सर्विस ही नहीं मिलेगा, पंचायत में कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये कहते हुए ये फंक्शंस, फाइनेंसेस और फंक्शनरीज को पंचायतों तक डिवॉल्व नहीं करते हैं स्टेट्स। तो इसमें ये जरूरी बात है, पंचायतों की कैपेबिलिटी को, कर्मठता को और कार्यशीलता को हमें बढ़वाने की जरूरत है, उनके कैपेसिटी को एनहांस करने की जरूरत है। तो जब पंचायतों की कैपेसिटी एनहांस होगी और पंचायत सक्षम होंगे इन फंक्शंस को डिलीवर करने के लिए और अपने फाइनेंसेस को जनरेट करने के लिए और फंक्शनरीज को मैनेज करने के लिए, तभी जाकर के पंचायत सही मायने में लोकल गवर्नेंस सेंटर्स बनेंगे। तो ये इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य है, किस तरह से हम आइडियल मॉडल हम पंचायत बना सकते हैं जिनमें कुशलता, कार्य कुशलता हो, जिनमें क्षमता हो, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी हो, ताकि वो आइडियली फंक्शंस, फंक्शनरीज और फाइनेंसेस को मैनेज कर सके, एक उदाहरण बने और पंचायतों के लिए। तो ये उदाहरण काफी प्रयास इन्होंने किया है, दिलीप पाल जी और अंजन मांझा जी और उनके सारे टीम मिलकर के यंग फेलोज को सारे देश में रिक्रूट किए हैं, उनको अच्छा से ट्रेनिंग भी दिलवाए हैं। ये यंग फेलो जाकर के एक यंग फेलो एक
पंचायत क्लस्टर्स के साथ में जुड़ जाता है, जुड़ करके वहाँ पे पंचायतों की कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए पंचायत के साथ में काम करके उस कैपेसिटी को एनहांस करवाता है, उनके गवर्नेंस सिस्टम को एनहांस करवाता है और अच्छे जीपीडीपी भी उनके साथ में बनवाता है। तो इसके साथ साथ में ये यंग फेलोज को एक और मुख्य उद्देश्य उनका एंगेजमेंट का उद्देश्य ये है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ऑफ द पंचायत किया जाए। एक तो उद्देश्य है अच्छा जीपीडीपी बने, दूसरा उद्देश्य है कि जो गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पंचायत है उसको स्ट्रेंथन करे और उसको सुदृढ़ करवाए। तो अब जीपीडीपी का समय तो इस साल का निकल चुका है। 31st of January was the last date for making the GPDPs. The young fellows came forward, made the GPDPs in a good way. I am told that they contributed enormously to preparation of good quality GPDPs. अभी नेक्स्ट स्टेज पे हमें फोकस करने की जरूरत है, किस तरह से पंचायतों को हम लोग सुदृढ़ बना सकते हैं, उनको कैपेबल किस तरह से बना सकते हैं यंग फेलोज के माध्यम से, ताकि हमारे जो मॉडल पंचायत है सही मायने में मॉडल बने और सही मायने में जो मॉडल पंचायत बने हैं उनको देख करके और दूसरे पंचायत प्रेरित हो और अपने आप को सुदृढ़ बनवाए, अपने आप को भी मॉडल पंचायत के तरीके में अपने आप को मोल्ड करे। इसका ये मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए जरूरी है कि यंग फेलोज के साथ साथ में एक्सपीरियंस पंचायत लीडरों को भी पंचायत क्लस्टर्स के साथ में जुड़े, उनको जो आवश्यक गाइडेंस है, प्रैक्टिकल जो एडवाइस है वो दिलवाने के लिए पंचायत के मॉडल लीडर्स को भी यहाँ पे लाए हैं। पंचायत मॉडल पंचायत बनाना है तो मॉडल पंचायत लीडर्स की भी आवश्यकता है। तो आप लोगों को मॉडल पंचायत के लीडर्स के तरीके में आपने स्टेट ने नॉमिनेट किया है, ताकि और जो जिन पंचायतों के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं उनका आप इफेक्टिवली गाइडेंस करें, उनके कैपेसिटी को आप एनहांस करें। कई समस्याएं जो हर दिन फेस करते हैं, जो हम लोग भी नहीं जानते हैं, उसके समाधान अच्छे से समाधान आप निकाल करके जो हमारे यंग फेलोज हैं उनके माध्यम से पंचायत लीडर्स तक पहुंचवा सकते हैं। पंचायत लीडर्स से आप डायरेक्टली भी एंगेज कर सकते हैं, ताकि उनके हर दिन के जो समस्या है वो उनके समस्याओं का समाधान अच्छा इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप निकाल करके उनको बता सकें। अल्टीमेट आइडिया ये है कि मॉडल पंचायत क्लस्टर बनवाए और उससे एक उद्यम चलवाए, एक डोमिनो इफेक्ट के माध्यम से और भी पंचायत हमारे मॉडल क्लस्टर्स को देख के अपने आप को सुदृढ़ बनवा सके। तो उद्देश्य इस प्रकार का है और एनआईआरडी की ओर से भी हम कई प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने फैकल्टीज को भी इस मॉडल पंचायत क्लस्टर्स के साथ में जोड़ा है। एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के ओर से हमारे फैकल्टी मेंबर जो यंग फेलोज है पंचायतों के साथ मॉडल पंचायत क्लस्टर्स में स्थित है, उनके साथ में जुड़ के उनके मेंटरिंग करते हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स, ताकि वो अच्छे से अच्छे एडवाइस वो पंचायत लीडर्स को दे सके। तो इस तरह से एक्शन रिसर्च बेस्ड मेंटरिंग भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स करते हैं। तो दो तीन चीजें हमने जो हाल ही में अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं एनआईआरडी के माध्यम से, वो भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो एक पिछले हफ्ते हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला है, वो उसका नाम है नेशनल वॉश कॉन्क्लेव, फर्स्ट नेशनल वॉश कॉन्क्लेव, जिसको माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया है, माननीय श्री वेंकैया नायडू जी। तो कई चीजें वेंकैया नायडू साहब ने बताया, अच्छे कॉन्क्लेव बड़ा अच्छा चला। फर्स्ट नेशनल कॉन्क्लेव अभी तक कभी नहीं चला, क्योंकि एनआईआरडी अभी तक 7 रीजनल कॉन्क्लेव्स वॉश सेक्टर में, वॉश मतलब वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इन सेक्टर में 7 रीजनल कॉन्क्लेव्स एनआईआरडी ने चलवाया था यूनिसेफ के साथ में भागीदारी करते हुए। तो फर्स्ट नेशनल कॉन्क्लेव हमने ऑनलाइन मोड में चलवाया था पिछले हफ्ते 23 से 25 तारीख तक। उसमें लगभग 5000 एक्सपर्ट्स और कई तरह के सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज जुड़े हैं। तो सर पहली बार इतने बड़े संख्या में लोग जुड़ करके इस वॉश कॉन्क्लेव को सक्सेसफुल अच्छी तरह से बनवाए हैं। तो उसमें वैलिडिक्टरी सेशन में जो बातचीत हुआ है, कई चीजें मतलब लगभग 100 सेशन चले थे उसमें, 100 सेशंस, 100 एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट, 100 सेशन में 100 एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट किए थे, 1922 सेशंस चले थे। तो उसके आधार पे जो उसका निष्कर्ष निकला था, कंक्लूजन निकला था, वो वैलिडिक्टरी सेशन में डिस्कस हुआ था। तो उसमें मुख्य जो बात उभर के आया है वो ये है कि अब ये जल जीवन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, माननीय प्रधानमंत्री आगे उसको जो ले आया है, उसमें
भारत सरकार के ओर से लगभग 3,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पहली बार यूनिसेफ के एक्सपर्ट्स ने भी कहा है किसी देश ने इतने बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन में इन्वेस्टमेंट किया है ताकि हर घर नल का पानी पहुंच सके। तो किसी देश ने आज तक हिस्ट्री में कभी इतने बड़े पैमाने पे पैसों का इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ताकि पाइप वाटर सप्लाई फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन इज अवेलेबल इन एवरी हाउस ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। दिस इज ऑफ कोर्स इन टैंडम विद द स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत हम हर घर में एक टॉयलेट का प्रावधान किया है। तो इतने बड़े पैमाने पे स्वच्छता और स्वच्छ पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी देश ने इतने कम समय में नहीं किया है। भारत पहला ऐसा देश है जो उसको किया है। तो ये तो हो ही रहा है कार्यक्रम जो हमारे वॉश कॉन्क्लेव में चर्चा हुआ है। इतने बड़े पैमाने पे हम इसमें लागत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3,50,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 5 साल में क्रेडिबल रिजल्ट्स देने हैं कि हर घर तक नल का पानी पहुंचे। Every house to have a functional house tap connection within 5 years, which is a very tall task of a tall order, but that's being accomplished. Now, almost 100 districts of this country fully have covered functional house tap water connection in every rural household of this country within just about 2 years or so, less than 2 years. And so we are therefore on the path to accomplish this result of providing functional house water connection to every household in the rural areas of this country. लेकिन जो मुख्य बात जो वहाँ पे उभर के आया है, जो पंचायतों के संबंधित जो बात है वो क्या 3,50,000 रुपए का लागत है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, पाइप वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करवा देंगे, पाइप वाटर भी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन साहब इनका जब ये मिशन खत्म हो जाएगा 2024 में, इन जितने 3,50,000 के जो एसेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सारे देश में, सारे पंचायतों में, गांव में, इनका मेंटेनेंस कौन करेगा, उनका देखरेख कौन करेगा, उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कौन करेगा? इनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को करना है पंचायतों को। क्या हम पंचायतों को इस बृहत कार्य में जोड़ रहे हैं? पर्याप्त मात्रा में क्या जोड़ रहे हैं? तो समाधान है कि शायद हम पंचायतों को इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं जोड़ रहे हैं। जब तक पंचायतों को इसमें सही मायने में नहीं जोड़ेंगे और सफिशिएंटली नहीं जोड़ेंगे, जितना हमारा लागत है 3,50,000 का वो तो बेकार ही जाएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स नहीं रहेंगे, इनिशिएटिव की सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी, जो एसेट्स हम क्रिएट करेंगे उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स नहीं हो पाएगी। तो इतना महत्वपूर्ण रोल पंचायतों का है। सिर्फ एक बिंदु पर एक जो कार्यक्रम है जल जीवन मिशन, जिसके तहत हम लोग हर घर नल का पानी पहुंचवा रहे हैं, तो इसी में इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल पंचायतों का है और हर क्षेत्र में पंचायतों का इस तरह से महत्वपूर्ण रोल है। सो the Ministry of Panchayati Raj of the Government of India came out with an initiative which we ably supported in the National Institute of Rural Development. We came out with guidelines of services based citizens charter for every panchayat. तो सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर बनवाए हैं सारे पंचायतों के लिए, बनवाने के लिए गाइडलाइन यहाँ से आविर्भव हुए थे, इवॉल्व हुए हैं। उसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज अडॉप्ट करके सारे स्टेट्स में उसका को फैलाया है। इसके तहत पिछले साल 1,95,000 पंचायत हैव डेवलप्ड सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर। इसका क्या फायदा है लोगों को कि जब सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर बनेगा, हर पंचायत को वो सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर अपने नोटिस बोर्ड पे इसको चस्पा करना पड़ेगा कि साहब ये हमारा सिटीजन चार्टर है, इसमें आपको ये सर्विसेज मिलेंगे, इस सर्विस को फलाना व्यक्ति आपको अवेलेबल करवाएगा और इस टाइम फ्रेम में आपको अवेलेबल करवाएगा, इस प्रपत्र को लेकर के आपको अवेलेबल करवाएगा। तो इस तरह से क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सर्विस अवेल करने के है, वो सारी चीजें उसमें सिटीजन चार्टर में अवेलेबल करवाए गए। तो अब कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां पे पंचायत लीडर से कह सकता है, देखिए साहब आपको ये सर्विस हमें उपलब्ध करवाने का दायित्व आपका है और इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे सर्विस मिलवाने की आवश्यकता है, तो आप उस सर्विस को दिलवाइए। तो एक कुछ ना कुछ व्यक्ति अपना डिमांड कर सकता है, पूछ सकता है।
तो इस तरह का डिमांडिंग कैपेबिलिटी हम लोगों में ये सर्विसेज बेस्ड सिटीजन चार्टर के माध्यम से हमने लगवाया है। तो इस चीज को भी फैलाने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हुए इस सिटीजन चार्टर को सही मायने में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए सारे पंचायतों में, ये देखने वाली बात है। तो इसमें अग्रिम कार्रवाई चल रहा है, अग्रिम हम लोग उसमें कार्यक्रम भी मनवा रहे हैं। तो ये एक हमारा उपलब्धि हुआ है। जैसे आप सारे लोगों को पता है, मैंने कहा ही है कि जीपीडीपी एक हम एनआईआरडी के माध्यम से जीपीडीपी भी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के गाइडलाइंस भी 2018 से एनआईआरडी इवॉल्व कर रहा है अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, जो कि सारे देश में फैलाया गया है। सारे इन ऑल स्टेट्स इट हैज बीन guidelines have spread and regional conferences will hold. On that basis, the GPDPs are prepared by the panchayats. Now, 95% of the panchayats of this country today prepare the GPDPs. 95% पंचायत देश के आज GPDP बनवाते हैं, लेकिन कई GPDP में क्वालिटी नहीं है। सही मायने में वो GPDPs अच्छे क्वालिटी के भी नहीं है, इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है। अब अग्रिम कार्रवाई यही है किस तरह से GPDPs के क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि सही मायने में वो इम्प्लीमेंटेबल हो और सही मायने में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज भी लाए विलेज पंचायत में। तो यही इस प्रोजेक्ट का भी एक उद्देश्य है कि किस तरह से क्वालिटी GPDP बनवाया जाए हमारे यंग फेलोज के माध्यम से, और उस GPDP के प्रिपरेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से करवाया जाए। ग्राम पंचायत में लोग अपना पार्टिसिपेट करें, सारे लोग पार्टिसिपेट करें और उस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को अपना एंडोर्स करें, अपना सहमति दें। उनके जो ओपिनियंस हैं उन सारे ओपिनियंस को बेस करके उस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट बनवाया जाए। उसका एक उद्देश्य इस तरह से है, पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़वाए, इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को किस तरह से हम लोग सुदृढ़ कर सकते हैं पंचायत लेवल पे, तो ये भी एक उद्देश्य है। तो उसमें कई और पहलू है, किस तरह से हम महिलाओं को उसमें जोड़ सकते हैं, किस तरह से बच्चों को जोड़ सकता है, महिला सभा के माध्यम से, बाल सभा के माध्यम से, इन सारे माध्यमों से किस तरह से इनको जोड़ सकते हैं। और सर्वोपरि मेरा ये कहना है कि पंचायत जब बना है तो देश में कई बार मैं कहता हूं कि इलेक्शन हमारे देश में जो जितने चलते हैं सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, इतने बड़े पैमाने में कहीं किसी और कंट्री में, किसी और राष्ट्र में इतने बड़े पैमाने में इलेक्शन नहीं होते हैं। और जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो होते हैं विद क्लॉक वर्क प्रोसेशन। उसमें कोई गलती, कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है। कोई छोटी सी त्रुटि पाई जाती है तो कोर्ट में जाते हैं, इतने कंप्लाइंट शिकायत करते हैं। इन सारे लोगों को करवाने वाले यही हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो पंचायत लेवल पे है, जो स्टेट लेवल पे है। उसी ब्यूरोक्रेसी जितने अच्छे तरह से सक्षम तरीके से इलेक्शन करवा सकता है, लेकिन जब कार्यक्रमों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वही ब्यूरोक्रेसी फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? जब इलेक्शन आप अच्छी तरह से जब करवा सकते हैं, क्योंकि वहां के आपके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल स्पष्ट है, क्या कदम उठानी है, अगला कदम क्या होएगा, उसका मॉनिटरिंग किस तरह से होगा, किसकी रिपोर्टिंग कहां पे होनी है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पक्के निर्देश देता है, उस पक्के निर्देश के पालन करते हुए इलेक्शन क्लॉकवर्क प्रिसिशन से करवाया जाता है। देश में कोई भी एक दिन की त्रुटि नहीं होती है, एक दिन का लैप्स नहीं होता है। लेकिन उस तरह का ऑपरेशनल क्लैरिटी, उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट ऑपरेशनल क्लैरिटी हमारे स्टेट मशीनरी भी में नहीं है, पंचायतों में भी नहीं है। स्टेट में कुछ मशीनरी में कुछ हद तक है, ऑपरेशनल गाइडलाइन दिए गए हैं, कुछ SOPs बनवाए गए हैं, लेकिन पंचायत में इन सारों चीजों का अभाव है। तो अगर पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन को सुदृढ़ करना है, इन सारी चीजों को पंचायत में लाने की जरूरत है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को पंचायत में सुदृढ़ करवाने की जरूरत है, ऑपरेशनल क्लैरिटी को यहाँ पे लाने की जरूरत है, ताकि पंचायत भी अपने क्लॉकवर्क प्रिसिशन से काम कर सकते हैं। जब सारे देश में हम लोग इलेक्शन एक दिन में करवा सकते हैं विद क्लॉकवर्क प्रिसिशन, क्या हम छोटे पंचायत को इसी तरह से नहीं चलवा सकते हैं? बिल्कुल चलवा सकते हैं। जब तक हमारे पास क्लैरिटी हो, ऑपरेशनल सिस्टम्स प्रॉपर्ली हो, हम बिल्कुल चलवा सकते हैं। तो इतना सुदृढ़ हम पंचायतों को बनवाना चाहिए, ताकि स्टेट कभी ना कहे कि पंचायतों में कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल कैपेसिटी हो सकता है, और स्टेट से सुदृढ़ बनवा करके, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सुदृढ़ बनवा के पंचायतों को हम चलवा सकते हैं। तो यही उद्देश्य है इस
प्रोजेक्ट का कि पंचायतों को किस तरह से सुदृढ़ बनवाए और उनको सर्वोपरि बनवाए, स्टेट से भी एफिशिएंट बनवाए और राष्ट्र जो तंत्र है उससे भी एफिशिएंट बनवाए, और उस मॉडल को हम सारे देश में फैलवाए बीकन पंचायत लीडर्स के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। ये आपका मुख्य आपका रोल रहेगा इस कार्यक्रम को सफल करवाने में और सारे पंचायत मूवमेंट को सफल करवाने में। तो यही मैं कहते हुए यहीं पे मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।